हेलो एवरीवन, दिस इज चानी कानिक, योर बायोलॉजी एजुकेटर। और जैसे कि आप सभी जानते हैं साइंटिस्ट और उनके क्या कंट्रीब्यूशंस रहे हैं, इसमें से हर साल नीट में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। 2023 में अगर आप देखोगे तो सीधे सीधे साइंटिस्ट और उनके कंट्रीब्यूशन से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और उसी तरीके से 2024 में भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि हर साल क्वेश्चंस आते ही आते हैं। 23 में तो 3 क्वेश्चंस आए थे। तो ध्यान से सारे साइंटिस्ट के नेम और उनकी कंट्रीब्यूशन सुनना। भले ही आप वीडियो को 1.x या फिर 2x पे लगा लीजिए। और सारे के सारे साइंटिस्ट अभी मैं आपको पूरी एनसीईआरटी के 11th 12th के रिवाइज करवाने वाली हूं। और यही पीडीएफ आपको नीट एल्केमी के टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कैरोलस लीनियस से। सो कैरोलस लीनियस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम, क्योंकि इन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, जो 2 शब्दों से बनके नोमेनक्लेचर होता है, जो कि हम सब पढ़ते हैं आज की तारीख में वो। और उसके अलावा सिस्टमा नेचुरी इनकी किताब थी। और इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें इन्होंने प्राणियों को सिर्फ 2 किंगडम में क्लासिफाई किया था। ठीक है, दैट इज प्लांटे एंड एनिमेलिया। और इनका नाम आपको एक से ज्यादा चैप्टर में देखने को मिलता है। सो डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम। देन आफ्टर दैट आर.एच. विटेकर को तो आप भूल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, जो कि हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरा जो अपना चैप्टर है उसमें पढ़ते हैं। देन जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर, they were responsible for giving natural classification system। natural classification system का मतलब क्या? वो क्लासिफिकेशन जो कि ज्यादा साइंटिफिक बेसिस पर किया जाता है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या होता है? जो कि जनरल ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर, नॉन साइंटिफिक बेसिस पर किया जाता है वो। फिर उसके बाद एरिस्टोटल। एरिस्टोटल वो पहले साइंटिस्ट में से थे, अर्लीस्ट अटेम्प्ट जिन्होंने किया था ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने का। जैसे कि इन्होंने प्लांट्स को सिंपली हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में क्लासिफाई कर दिया था। और इन्होंने एनिमल्स को ब्लू ब्लड और रेड ब्लड, और जिनके पास नहीं होता है रेड ब्लड, इसके बेसिस पर इन्होंने क्लासिफाई किया था। तो मतलब कि सबसे अर्लीस्ट अटेम्प्ट्स इन्होंने किए थे क्लासिफिकेशन के। देन एंटोन वॉन लिवेनहोक, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, क्योंकि पहला लिविंग सेल दुनिया का इन्होंने देखा था और एक एल्गी पे देखा था, दैट इज पायरोगायरा। सो फर्स्ट लिविंग सेल इट वाज डिस्क्राइब्ड बाय एंटोन वॉन लिवेनहोक। देन दिमित्री इवानोव्स्की। अब दिमित्री इवानोव्स्की ने 1892 में पहली बार माइक्रोब्स को, ऐसे माइक्रोब्स को देखा था जो माइक्रोब्स एक्चुअल में कॉजल ऑर्गेनिजम्स थे, मतलब कि जो टोबैको मोज़ेक डिजीज कॉज करते थे, मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको कॉज करते थे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को देखा था। अब कई सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इन्होंने क्या वायरस को वायरस टर्म दी थी? नहीं। तो आपको याद रखना है, इन्होंने सिर्फ ये देखा था कि कुछ माइक्रोब्स थे जो कि टोबैको मोज़ेक डिजीज कॉज कर रहे थे टोबैको में। ठीक है। फिर एम.डब्ल्यू. बेजेरनेक 1898 में इन्होंने क्या किया? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चों को आज भी कंफ्यूजन है कि वायरस को वायरस टर्म किसने दी थी। सो लेटेस्ट एनसीईआरटी जो है आपकी न्यू एनसीईआरटी, उसमें आपको दिया हुआ है कि एम.डब्ल्यू. बेजेरनेक, ही वाज द वन हु गेव द टर्म वायरस, ही नेम्ड द न्यू पैथोजन एज वायरस। और इसके अलावा इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ये देखा था कि जो एक्सट्रैक्ट होता है इन्फेक्टेड प्लांट्स का, जो टोबैको के प्लांट्स इन्फेक्टेड है, अगर उसमें से फ्लूइड निकाल लिया जाए और हेल्दी प्लांट्स के ऊपर छिड़क दिया जाए तो हेल्दी प्लांट्स को भी बीमारी हो जाती थी। और इस कारण से इन्होंने उसको नाम दिया, उस फ्लूइड को नाम दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। सो ये भी आपको याद रखना है, इन्फेक्शियस फ्लूइड किसने बोला था? ये एम.डब्ल्यू. बेजेरनेक ने बोला था। और इन्होंने ही टर्म वायरस दी थी। ये लेटेस्ट एनसीईआरटी में लिखा है, अब कोई कंफ्यूजन मत करना, एग्जाम में आता है तो एम.डब्ल्यू. बेजेरनेक ही आपको लिखना पड़ेगा, बिकॉज ये लेटेस्ट एनसीईआरटी में लिखा है। देन डब्ल्यू.एम. स्टैनली 1935 में इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि वायरसेस को हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, और जो क्रिस्टल्स वायरस के निकलते हैं वो प्रोटीनेशियस होते हैं, मतलब प्रोटीन्स के होते हैं। ऑलराइट। फिर इसके बाद 1971 में टीओ डाइनर ने वायरॉइड्स की डिस्कवरी की थी। और उन्होंने ये देखा कि वायरॉइड्स क्या होते हैं? सिंपली आरएनए का, मतलब फ्री आरएनए का मॉलिक्यूल होते हैं, उसमें प्रोटीन कवरिंग वगैरह नहीं होती है, और इस आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट भी हल्का होता है, कम होता है। देन रॉबर्ट ब्राउन। अब रॉबर्ट ब्राउन का नाम तो आप भूल ही नहीं सकते हैं, बिकॉज इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ही वॉज द वन हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। फिर
मैथियास स्क्लेडेन। 1838 में स्क्लेडिन नाम के एक बॉटनिस्ट थे, और सिंस ये बॉटनिस्ट थे तो इन्होंने प्लांट्स का एग्जामिनेशन किया, प्लांट्स को ऑब्जर्व किया, और इन्होंने ये देखा कि सारे प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स होते हैं, सारे प्लांट्स अलग अलग तरह के सेल्स के बने होते हैं, और वो सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं। मतलब कि इन्होंने प्लांट्स पे अपनी स्टडी की थी, क्योंकि ये एक बॉटनिस्ट थे। फिर मैथियास क्लेडिन के साथ ही हम पढ़ते हैं थियोडोर श्वान का नाम। थियोडोर श्वान ने 1839 में क्या स्टडी किया था? इन्होंने स्टडी किया था कि जो अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं उनको इन्होंने स्टडी किया, और जो एनिमल सेल्स होते हैं, एनिमल सेल्स में इन्होंने देखा कि एक आउटर कवरिंग होती है, एक आउटर लेयर होती है, जिसे आज की तारीख में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ये उन्होंने उस टाइम पे ही देख ली थी, और इन्होंने ये कहा था कि जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक प्लांट सेल की है वो है उसमें प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि सेल वॉल यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है प्लांट्स की। ये किसने बताया था? ये भी श्वान ने पहले ही देख लिया था। तो श्वान ने बोला था कि एनिमल सेल्स के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और प्लांट सेल्स के पास सेल वॉल उनकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है, और इस तरीके से उन्होंने ये बोला कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडीज हैं वो सब बनी हुई हैं किसकी? सेल्स या फिर प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स की। और इस तरीके से स्क्लेडिन और श्वान ने मिलकर क्या किया था? सेल थ्योरी दी थी। ओके, दे बोथ पोस्टुलेटेड द सेल थ्योरी, और सेल थ्योरी को बाद में आकर मॉडिफाई किसने किया था? बाद में आकर सेल थ्योरी का मॉडिफिकेशन किया था 1855 में हमारे रडोल्फ वर्काउ ने। सो रडोल्फ वर्काउ ही मॉडिफाइड द सेल थ्योरी बाय गिविंग ओमनिस सेलुला ए सेलुला। इन्होंने क्या बोला? ओमनिस सेलुला ए सेलुला, मतलब कि सारे ही सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं, जो कि स्क्लेडिन और श्वान नहीं पता लगा रहे थे, लगा पा रहे थे। सो दैट इज व्हाई रडोल्फ वर्काउ ने आके उनकी दुविधा का निवारण किया था और बोला था कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। फिर सिंगर एंड निकलसन 1972 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो आज की तारीख में हम पढ़ते हैं कि जो लिपिड्स होते हैं वो सेमी क्वाजाई फ्लूइड होते हैं और उसके अंदर प्रोटीन्स इस तरीके से साइड में तैर सकते हैं। ये बात कही थी सिंगर एंड निकलसन ने। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। फिर कैमिलियो गोल्गी। अब क्योंकि आपको पता है कि गोल्गी बॉडीज जो हैं, अपनी गोल्गी अपैरेटस, उसका नाम ही पड़ा है गोल्गी पे, कैमिलो गोल्गी पे, सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज गोल्गी अपैरेटस। सो दैट वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी। कैमिलो गोल्गी ने 1898 में गोल्गी अपैरेटस की डिस्कवरी की थी। ऑलराइट, देन अदर देन दैट जॉर्ज पिलाडे। जॉर्ज पिलाडे 1953 में, जॉर्ज पिलाडे ने 1953 में राइबोसोम्स को ऑब्जर्व किया था अंडर एज डेंस पार्टिकल्स। इनको डेंस पार्टिकल्स दिखे थे अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और क्योंकि राइबोसोम्स की डिस्कवरी जॉर्ज पिलाडे ने की थी, इसलिए राइबोसोम्स को पिलाडे पार्टिकल्स नाम से भी जाना जाता है। फिर रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किया था, यह भी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया है। फिर फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने एक्चुअली क्रोमैटिन नेम दिया था, एक मटेरियल जो उनको दिख रहा था न्यूक्लियस में, उसको क्रोमैटिन नाम किसने दिया था? फ्लेमिंग ने दिया था। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। फिर जोसेफ प्रिस्ले। जोसेफ प्रिस्ली ने 1770 में एक ऐसा रिवीलेशन किया था जिसमें कि उन्होंने ये बताया कि हवा, एयर इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ओके, उन्होंने ये बताया था कि क्या रोल होता है एयर का ग्रोथ ऑफ प्लांट्स में। इट इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और इनका आपको जब फोटोसिंथेसिस चैप्टर शुरू होता है तो शुरुआत में ही आपको इनका एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। देन जेन इंगनहोज 1730 से 1799 तक इनका कार्यकाल आपको दिया हुआ है, एंड ही शोड दैट द सनलाइट एसेंशियल होती है प्लांट प्रोसेसेस के लिए, ये इन्होंने बताया था। फिर जूलियस वॉन शैक्स, इन्होंने 1853 में ये एविडेंस प्रोवाइड किया था कि द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन द प्लांट्स ग्रो। ओके, ये एविडेंस बताया था, प्रोवाइडेड द एविडेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन द प्लांट्स ग्रो, मतलब जब प्लांट्स ग्रो होते हैं तब ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है। ये बात जूलियस वॉन शैक्स ने बताई थी। ऑलराइट, अब आगे बढ़ने से पहले, अभी खत्म नहीं हुए, अभी और भी बहुत सारे साइंटिस्ट के नेम हमारे सामने बचे हैं जहां से कि क्वेश्चंस आते हैं और रिपीट होते हैं। सो उसके पहले जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है दैट दिस इज द लास्ट डे, मतलब कि आज
30 अप्रैल को लास्ट डे है इस प्राइसेस का। टुडे इज द लास्ट डे फॉर दीज प्राइसेस। आज रात को 12 बजे तक आपको अनअकैडमी पर प्लस सब्सक्रिप्शंस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस इस प्राइस में मिलने वाले हैं। और प्लस सब्सक्रिप्शंस का और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस का फायदा क्या है वो आप लोगों को अगर नहीं पता है तो बता दूं। प्लस सब्सक्रिप्शंस जो कि 12 मंथ के लिए आपको इस प्राइस में मिल रहे हैं, 24 मंथ के लिए इस प्राइस में मिल रहे हैं, इनका फायदा यह है कि प्लस सब्सक्रिप्शंस में आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर सारे एजुकेटर्स की क्लासेस का एक्सेस मिलता है, एज वेल एज आपको स्टडी मटेरियल के साथ साथ में डाउट सेशंस मिलते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक बैच का या फिर कुछ एक एजुकेटर का आपको एक्सेस मिलेगा, आपके पास पूरी चॉइस रहती है। प्लेटफॉर्म पर जितने भी एजुकेटर्स हैं, आप जिनसे पढ़ना चाहते हैं उनसे आप पढ़ सकते हैं। लाइव लेक्चर्स आपको यहाँ पर प्लस क्लासेस में मिलेंगे। और आइकॉनिक में साथ ही साथ आप लोगों को प्रिंटेड स्टडी मटेरियल भी मिलता है, मेंटोरशिप मिलती है और भी बहुत सारे आपको फायदे मिलते हैं। सो ये जो आप लोगों की प्राइसिंग है, ये सिर्फ आज आखिरी दिन है जिसमें कि आपको इस प्राइस पे ये मिल रहे हैं। अदर देन दैट ये जो फर्स्ट में से है प्राइसेस आपकी ये हो जाएंगी। और इस प्राइस में मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल करने के लिए आप कोड यूज कर सकते हैं चानी लाइव। ओके, सो नाउ आगे के साइंटिस्ट की बात करते हैं अब। अब देखिए इसके अलावा और कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जो कि आपको ध्यान देने हैं। सबसे पहले टी.डब्ल्यू. एंगलमैन 1843 टू 1909, इन्होंने डिस्क्राइब किया द फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर ब्लैकमैन 1905 लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, इनके लिए इनको क्रेडिट दिया जाता है। फिर गुस्टाव एमडेन ऑटोमेरहॉफ परनास, ग्लाइकोलिसिस में इनका शुरुआत में ही नाम आपको दिया हुआ है। फिर F.W. वेंट, इन्होंने आइसोलेट किया था ऑक्सिन को फ्रॉम द टिप ऑफ कोलियोप्टाइल्स ऑफ ओट सीड्स, इसमें से भी डायरेक्टली आपको मैच द कॉलम्स भी आ सकते हैं। फिर ई कुरासावा, ये 1926 में इन्होंने जिब्रेलिक एसिड को डिस्कवर किया था। अब ये जितने भी साइंटिस्ट और उनकी डिस्कवरीज होती हैं, इनको सबको कंपाइल करके एक सिंगल मैच द कॉलम में भी पूछा जा सकता है आपसे। देन चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन ने ऑब्जर्व किया था कि कोलियोप्टाइल्स जो होते हैं कैनरी ग्रास के, they responded to unilateral illumination by growing towards the light source. Light source की तरफ उनका unilateral illumination by growing towards the light source. Then स्कूग एंड कोवर्कर्स, एफ स्कूग एंड कोवर्कर्स, इन लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया था। इनकी ऑब्जर्वेशन थी दैट इंटरनोडल सेगमेंट्स जो होते हैं टोबैको स्टेम्स के, द कैलस प्रोलिफरेटेड, मतलब कि अगर इंटरनोडल सेगमेंट्स होते हैं टोबैको के स्टेम्स के, द कैलस प्रोलिफरेटेड मतलब कैलस सिर्फ तब डिवाइड करता था ओनली इफ इन एडिशन टू ऑक्सिन, मतलब कि जब उसको ऑक्सिन के साथ साथ इनमें से कोई एक फैक्टर न्यूट्रिएंट मीडियम में प्रोवाइड करवाया जाए। जैसे कि उनको अगर ऑक्सिन के साथ साथ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वास्कुलर टिश्यू दिया जाए, या फिर यीस्ट दी जाए, यीस्ट एक्सट्रैक्ट दिया जाए, या फिर कोकोनट मिल्क या फिर डीएनए दिया जाए। ये बात इन्होंने ऑब्जर्व की थी कि इंटरनोडल सेगमेंट्स ऑफ टोबैको स्टेम्स द कैलस प्रोलिफरेटेड, कैलस तभी प्रोलिफरेट करता था मतलब तभी डिवाइड करता था ओनली इफ इन एडिशन टू ऑक्सिन इनमें से कोई एक भी दिया जाए साथ साथ में, ओके, विथ वन ऑफ द फॉलोइंग मीडियम। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। फिर मिलर एट आल 1955 में इन्होंने आइडेंटिफाई किया था काइनेटिन को। फिर एच एच कजिन्स 1910 में इन्होंने डिस्कवर किया इथिलीन को। इथिलीन के सारे आप लोगों को याद रखने हैं, उसके जितने भी आपको फंक्शंस दिए हुए हैं सब कुछ इंपॉर्टेंट है। देन ग्रेगर जोहान मेंडेल 1956 से 1863 के इनके एक्सपेरिमेंट में, इनके कार्यकाल में आप सब जानते हो कि इन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए हैं, और जितने भी लॉज हम पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, गार्डन पी प्लांट पे इनके ही एक्सपेरिमेंट के हम पढ़ते हैं। और फिर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स भी आपको लास्ट में दिया हुआ है, और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स वो होते हैं जो कि पेडिग्री चार्ट से आप पता लगा सकते हैं, ओके, और वो भी इनके ही इनहेरिटेंस पैटर्न्स के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, पूरा चैप्टर ही प्रिंसिपल्स वाला, आधा पार्ट जो है पहले का वो इन्हीं के बेसिस पे है, इन्हीं की डिस्कवरी और सारे एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है। देन रेगिनाल्ड सी पुनेट
रेगिनाल्ड सी पुनेट एक ब्रिटिश जेनेटिस्ट थे और इन्होंने डेवलप किया पुनेट स्क्वायर, जो हम क्रॉस बनाते हैं जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस या फिर डाईहाइब्रिड क्रॉस, उसको बनाने का आसान तरीका होता है बाय पुनेट स्क्वायर, है ना, आप सबको आता है पुनेट स्क्वायर बनाना. सो दैट वाज गिवन बाय रेगिनाल्ड सी पुनेट. देन आफ्टर दैट डी व्राइस, कॉरेंस, वॉन शेरमार्क. तो आपको पता है कि ग्रेगर मेंडल का जो काम था, उन्होंने 1863 तक काम किया था, लेकिन उसके बाद में उनके कार्यकाल के काफी सालों तक उनका जो काम था वो रिकॉग्नाइज ही नहीं हुआ था, बहुत सारे कारणवश. तो बाद में 1900 में जाके कहीं उनका काम रिकॉग्नाइज होना शुरू हुआ था. तो डीवराइस, कॉरेंस और वॉन शेरमार्क वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर किया था मेंडल के काम को, मेंडल के रिजल्ट्स को. सो ये तीन साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है. इन तीनों साइंटिस्ट ने ही मेंडल के काम को फिर से डिस्कवर किया था और स्टडी किया था. ऑलराइट. और फिर वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बॉवरी 1962 में इन्होंने प्रपोज किया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. क्योंकि मेंडल के टाइम पर माइक्रोस्कोपी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी, इस वजह से बाद में चल के साइंटिस्ट ने जब उनका काम देखा तो उनको समझ में आया कि उनका काम लाजवाब था, और तब तक माइक्रोस्कोपी भी आ चुकी थी, तब जाकर ये सारे साइंटिस्ट ने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स और थ्योरीज दी. सो सटन एंड बॉवरी, वेरी इंपॉर्टेंट नेम. क्रोमोसोमल थ्योरी of inheritance was given by them. फिर थॉमस हंट मॉर्गन. अगेन मॉर्गन का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट प्रूफ था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी थी? सटन एंड बॉवरी. बट उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था? हंट मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन ने. मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया था किसके ऊपर? उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ड्रोसोफिला के ऊपर, है ना. ड्रोसोफिला का जो एक्सपेरिमेंट आपको दिया हुआ है पूरा, वो एक्चुअल में मॉर्गन का ही एक्सपेरिमेंट है. एंड उन्होंने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का. सो जो हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर के दूसरे पार्ट में, प्रिंसिपल्स वाले चैप्टर के दूसरे पार्ट में, वो मेनली मॉर्गन की स्टडीज पे बेस्ड है. ओके. और इन्होंने ही जो हम लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन सब पढ़ते हैं वो भी इन्हीं की देन है. फिर एल्फ्रेड स्टुटवेंट, ये एक्चुअल में मॉर्गन के ही स्टूडेंट थे. उन्हीं के स्टूडेंट ने क्या किया था? जीन मैपिंग की थी. जीन मैपिंग के अंदर क्या करते हैं? उन्होंने यूज किया था द फ्रीक्वेंसीज ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द जीन पेयर्स. जीन पेयर्स के बीच में रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है ऑन द सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स एंड मैप्ड देयर पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम. इन्होंने बेसिकली मैपिंग की थी, जीन मैपिंग. इन्होंने क्रोमोसोम के ऊपर उनकी मैपिंग कर दी थी और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग. और एल्फ्रेड स्टुटवेंट का ये जो क्वेश्चन है ये 2023 में भी आया था और उसके पहले भी एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है. ऐसा का ऐसा स्टेटमेंट छाप के आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था. सो रिमेंबर, ही यूज्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स एंड मैप्ड देयर पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम. फिर हेनकिंग का नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि हेनकिंग ने पहली बार नाम दिया था एक्स बॉडी, है ना. उन्होंने एक्स बॉडी नाम दिया था. उन्होंने ये देखा था कि कुछ तो बॉडी है जिसकी वजह से सेक्स डिटरमिन हो सकता है. सो हेनकिंग वाज रिस्पांसिबल फॉर दैट. एंड देन ग्रास हॉपर का आप पढ़ते हो सेक्स डिटरमिनेशन XO टाइप का, है ना. सो इन्होंने ही ये बताया था कि किस तरीके से सेक्स डिटरमिनेशन हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली उनको नहीं पता था तो उन्होंने उसको एक्स बॉडी नाम दे दिया था. फिर लैंगडन डाउन 1863 में, वेरी इंपॉर्टेंट नेम. लैंगडन डाउन ने डिस्क्राइब किया था डाउन सिंड्रोम को. सो डाउन सिंड्रोम का नाम डाउन सिंड्रोम है ही इसलिए बिकॉज इट वॉज गिवन बाय डाउन, लैंगडन डाउन. दैट्स वाई उसको हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं. फिर देखिए फ्रेडरिक माइशर ने 1869 में, फ्रेडरिक माइशर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट नेम, इन्होंने आइडेंटिफाई किया था डीएनए को एज एन एसिडिक सब्सटेंस इन न्यूक्लियस. इन्होंने न्यूक्लियस में एक एसिडिक सब्सटेंस देखा और उसको नाम दे दिया न्यूक्लिन. ओके, ही गेव द नेम न्यूक्लिन. देन जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक 1953 में. वॉटसन एंड क्रिक के बारे में तो आप लोग जानते ही हो. इन्होंने ही डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था डीएनए का. सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है डीएनए रेप्लिकेशन का, ये भी इन्होंने ही बताया था. सो दैट इज व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर वॉटसन एंड क्रिक. फिर मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिन फ्रैंकलिन, इनका नाम भी हम नहीं भूल सकते हैं क्योंकि ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने, दैट वाज बेस्ड ऑन द एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा. जो एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा है वो विल्किंस और फ्रैंकलिन ने दिया था. एक्सरे डिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि जब किसी भी मॉलिक्यूल को हमने डाला, मान लो किसी भी टेस्ट ट्यूब में, और फिर उसके ऊपर एक्सरे डाली और पीछे उसकी इमेज आ गई और फिर उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमने देखा. सो एक्सरे डेटा जो था इनका,
एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा, उसी के बेसिस पर ये स्ट्रक्चर आया था। देन अरविंद शारगाफ को तो आप सभी जानते हैं, अरविंद शारगाफ, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, इनके भी डेटा के बेसिस पर इन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था। सो शारगाफ्स रूल आप सब जानते हैं, रेशियो बिटवीन एडेनाइन एंड थाइमिन एंड गुआनाइन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल्स टू 1, दैट मींस द अमाउंट ऑफ प्यूरिन्स इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ पिरिमिडिन्स, है ना, मतलब कि जितना प्यूरिन होगा उतना ही पिरिमिडिन होगा, जितना एडेनाइन होगा उतना ही थाइमिन होगा, और जितना गुआनाइन होगा उतना ही साइटोसिन होगा। बट ऑल्सो ये भी इसमें लिखा हुआ है कि A+T विल नॉट बी इक्वल टू G+C। ऑलराइट, ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वैसे मैं बस बता रही हूं कि याद रखना, लास्ट मोमेंट है एग्जाम का, आपको ये सारी बातें याद रहनी चाहिए। फिर फ्रेडरिक ग्रिफिथ 1928, इन्होंने, ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पर अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था। इनका एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि चूहों पे किया गया था, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन बैक्टीरिया वाला, है ना, और उसमें आप लोगों को फिर हीट किल करके एस स्ट्रेन के साथ आर स्ट्रेन मिक्स करके कैसे वो वायरुलेंट हो गया था, ये बताया गया था। तो इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली ये बताया था कि जो आर स्ट्रेन था वो ट्रांसफॉर्म हो गया था इनटू एस स्ट्रेन, है ना, हीट किल के साथ जब मिक्स किया था। तो सो दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इन दिस एक्सपेरिमेंट, और इसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा गया था। देन ऑसवाल्ड एवरी, Colin MacLeod and Maclean McCarthy 1933 to 44, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया था इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का। मतलब कि इसके पहले तक एग्जैक्टली लोगों को ये नहीं पता था, जो साइंटिस्ट एक बार एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उनको भी एग्जैक्ट आइडिया नहीं था कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ये किसके कारण हो रहा है, ये एग्जैक्टली इसका केमिकल नेचर क्या है ये इनको नहीं पता था, है ना। लेकिन बाद में चल के बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का इन तीनों साइंटिस्ट ने किया था। और फिर अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज 1952 में इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, वो जो बैक्टीरियोफेज वाला हम एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं जिसके अंदर इन्फेक्शन होता है, फिर ब्लेंडिंग होती है और सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, वो हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट है ना। और एवरी मैक्लियोड और मैकार्टी का अगर हम बात करें तो इन लोगों ने भी क्या किया था, वो एंजाइम्स यूज करी थी, आरएनएस, प्रोटीएज और डीएनएस, और ये देखा था कि जहां पर डीएनएस होती थी वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता था, है ना। ये देखा था कि डीएनएस की वजह से डीएनए तो डाइजेस्ट हो गया और इस वजह से वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा था। तो इस तरीके से इन लोगों ने भी बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया था बायोकेमिकल प्रिंसिपल का, ओके। और फिर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था, अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज ने। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, बैक्टीरियोफेजेस पर किया था। और इन साइंटिस्ट के पहले एक और इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिनका अभी मैं आपको नाम बताने वाली हूं आगे चल के, ठीक है। देन एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन, he is called as the father of green revolution in India, all right. then विलियम हार्वे, अभी इस चैप्टर के एक दो नाम और बताऊंगी आप लोगों को, ठीक है। एक नाम और है जो कि यहाँ पे छूट रहा है, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताती हूँ लास्ट में। सो विलियम हार्वे ने डिस्कवर किया था ब्लड सर्कुलेशन, और जो ब्लैक बाइल का, पुराने जमाने में जो ब्लैक बाइल का ऐसा एक कंसेप्ट प्रचलित था उसको डिसअप्रूव किया था। लोग कहते थे कि ब्लैक बाइल वालों को ज्यादा उनका टेम्परेचर होता है, उनको बुखार रहता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बात विलियम हार्वी ने बताई थी। अपना ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर किया और थर्मोमीटर से नाप के बता दिया कि देखो सबका टेम्परेचर नॉर्मल इंसान का सेम रहता है। फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यू ऑल नो दैट इन्होंने पहली वैक्सीन पेनिसिलिन डेवलप की थी, और वो एक्चुअल में उस टाइम पे काम किस पे कर रहे थे, स्टैफिलोकोकस पे। तो इनकी डिस्कवरी एक्चुअल में एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, वो स्टैफिलोकोकस पे काम कर रहे थे और उन्होंने ये देखा कि स्टैफिलोकोकस, वो जो पेट्री डिश थी उसमें जहां जहां पेनिसिलिन ग्रो हो रही थी वहां वहां पे स्टैफिलोकोकस मर रहा था। सो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का एक्सपेरिमेंट था। देन अर्न्स्ट चेन एंड हार्वी फ्लोरी, हॉवर्ड फ्लोरी, वेरी इंपॉर्टेंट नेम्स, बिकॉज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का डिस्कवरी की थी, लेकिन बाद में चलकर चेन एंड फ्लोरी ने पेनिसिलिन का यूज, उसका असली पोटेंशियल पहचाना और उसको उसके फुल पोटेंशियल पे यूज किया था वर्ल्ड वॉर 2 में सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए। और इस कारण से ही फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरी को, तीनों को इकट्ठे नोबेल प्राइज दिया गया था। सो जो नोबेल प्राइज था वो इन तीनों को दिया गया था कलेक्टिवली, ऑलराइट। फिर इसके बाद
मैथ्यू मिसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल 1958 में इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन का। ओके, दे वर द वंस जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए का। और जो मिसेल्सन एंड स्टाल का अपना एक्सपेरिमेंट था, है ना, उसके अंदर हमने पढ़ा है कि कैसे उन्होंने हाइब्रिड जो डीएनए थे, एक हैवी आइसोटोप लिया था नाइट्रोजन का, और उसके बेसिस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उससे सारे अपने डेटा निकाले थे और कंक्लूजन्स निकाले थे। तो उससे रिलेटेड मैं आपको बताने वाली थी कि फ्रैंकोइस टेलर जो थे, ओके, टेलर ने क्या किया था, टेलर एंड उनके कलीग्स ने, टेलर एंड हिज कॉलीग्स इन 1958 उसी तरीके के एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने भी किए थे। और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या इन्वॉल्व किया था, इस पे से क्वेश्चन आ सकता है, रेडियो एक्टिव थाइमिडाइन। ओके, और इससे क्या डिटेक्ट किया था इन्होंने, न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए इन द क्रोमोसोम्स वाज परफॉर्म्ड बाय ऑन विसिया फाबा। मतलब इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट था उसी तरीके का एक्सपेरिमेंट, ये जो अपने मिसेल्सन एंड स्टाल ने किया था, इसी तरीके का एक एक्सपेरिमेंट टेलर ने भी किया था, टेलर और उनके कॉलीग्स ने। और इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट विसिया फाबा पे किया था। और क्या यूज किया था इनने, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन यूज किया था टू डिटेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए ऑन द क्रोमोसोम्स। ये बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दिया आपको, लेकिन इतना आप लोगों को इसमें से याद रखना है। फिर जॉर्ज गेमोव एक्चुअल में ही वाज अ फिजिसिस्ट, ये एक फिजिसिस्ट थे, लेकिन इन्होंने जेनेटिक कोड दिया था। जेनेटिक कोड में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इन्होंने ये बोला था कि क्योंकि बेसिस तो 4 ही हैं केवल, है ना, बेसिस 4 हैं और उनको कोड करना होता है 20 अमीनो एसिड्स के लिए, है ना, तो इस वजह से द कोड शुड कंस्टिट्यूट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस, एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए उसमें बेसिस का। और उन्होंने ये सजेस्ट किया कि इन ऑर्डर टू कोड फॉर ऑल 20 अमीनो एसिड्स, जो कोड होता है इट शुड बी मेड अप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स, 3 न्यूक्लियोटाइड्स का होना चाहिए वो, ये बात जॉर्ज गेमाओ ने कही थी। फिर हरगोबिंद खुराना, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट नेम, हरगोबिंद खुराना ने डेवलप किया था केमिकल मेथड टू सिंथेसाइज आरएनए मॉलिक्यूल्स विथ डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस, होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर्स के तौर पे। देन मार्शल निरेनबर्ग, इन्होंने डेवलप किया था एक सेल फ्री सिस्टम फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, सो अगेन ये जितने भी नाम हैं ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पीडीएफ में दे दूंगी, इसको रिवाइज करके ही जाना, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। देन फ्रैंकोइस जेकब एंड जेक मोनॉड, लैक ओपेरॉन जिसके बारे में हम पढ़ते हैं वो एक्चुअल में इनकी देन है। ऑलराइट, सो लैक ओपेरॉन से रिलेटेड फ्रैंकोइस जेकब एंड मोनॉड, इनके नाम आपको याद रखने हैं। फिर आ जाइए आगे, एलिस जेफ्रिस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक जो थी दैट वाज गिवन बाय एलिस जेफ्रिस। ऑलराइट, देन अपार्ट फ्रॉम दैट अर्ली ग्रीक थिंकर्स, वैसे ये एक्चुअल में एग्जैक्ट साइंटिस्ट नहीं, लेकिन फिर भी मैंने ग्रीक थिंकर्स थे, इन लोगों ने थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया दी थी। सो थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया किसने दी थी, इसके लिए मैंने बस लगाया है अर्ली ग्रीक थिंकर्स ने दी थी। ऑलराइट, देन लुइस पॉस्चर, एक मिनट, लुइस पॉस्चर जो थे, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, लुइस पॉस्चर ही सेड दैट लाइफ केम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है, ये लुइस पॉस्चर ने कहा था। फिर ओपैरन एंड हल्डेन, इन दोनों ने प्रपोज किया था केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। और फिर एसएल मिलर जो थे, एसएल मिलर, इन्होंने एक्सपेरिमेंट प्रूफ दिया था कि यस केमिकल इवोल्यूशन हुआ है, उसका वो जो हम फ्लास्क वाला पढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया गया था, कुछ गैसेस डाली गई थी, वो एसएल मिलर का एक्सपेरिमेंट था। ऑलराइट, सो केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ओपैरन एंड हल्डेन, उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ एसएल मिलर। देन चार्ल्स डार्विन को तो आप लोग भूल ही नहीं सकते हैं, बिकॉज इन्हीं के बेसिस पर तो पूरा हम इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ते हैं। ये अपनी शिप पर गए थे एचएम बीगल पे, और एचएमएस बीगल पे जब ये अपना वॉयज पे थे, एचएमएस बीगल पे इन्होंने काफी सारे ऑब्जर्वेशंस किए और उसी के बेसिस पर नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन की दी गई है। फिर अल्फ्रेड वॉलेस, उसी टाइम पर इन्होंने को डेवलप किए थे कुछ सिमिलर टाइप ऑफ कंसेप्ट जैसे कि डार्विन ने किए थे। सो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन विद डार्विन वाज को डेवलप्ड बाय वॉलेस।
फिर अर्न्स्ट हेकल, हेकल ने एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट दिया था फॉर इवोल्यूशन, लेकिन बाद में चल के याद रखो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस जो होता है इवोल्यूशन का वो अर्न्स्ट हेकल ने दिया था, लेकिन बाद में चल के कार्ल अर्न्स्ट वॉन बायर ने उसको डिसअप्रूव कर दिया था. सो इट वाज डिसअप्रूव्ड बाय कार्ल अर्न्स्ट वॉन बायर. सो इट वाज द डिसअप्रूवल ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज डन बाय हिम. मैं क्यों रिपीट कर रही हूं, ये भी एक पीवाईक्यू है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है डायरेक्ट. फिर लैमार्क, लैमार्क को तो आप जानते ही हैं, जिराफ के ऊपर उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन की थी उसके बेसिस पर he actually said that evolution of life forms is driven by use and disuse of organs. मतलब कि जिराफ ने अपनी गर्दन को इतना यूज किया कि उसकी गर्दन ऐसी लंबी हो गई. So use and disuse of organs, Lamarck. Then Thomas Malthus, थॉमस माल्थस का जो वर्क था इट वॉज इंस्पायर्ड, हिज वर्क इंस्पायर्ड डार्विन. इनके ही काम ने डार्विन को इंस्पायर किया था टू रिफाइन नेचुरल सिलेक्शन बाय स्टार्टिंग अ रीजन फॉर मीनिंगफुल कंपटीशन बिटवीन मेंबर्स इन द सेम स्पीसीज. अब देखिए ह्यूगो डी व्राइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ह्यूगो डी व्राइज ने अपने इवोल्यूशन के बारे में क्या कहा था, उन्होंने सबसे पहले तो इवनिंग प्रिमरोज पर अपना काम किया था, ठीक है, और इन्होंने ये बोला था कि जो म्यूटेशंस होते हैं, म्यूटेशंस कॉज्ड स्पीसिएशन. इनके अकॉर्डिंग म्यूटेशन की वजह से स्पीसिएशन होता है और वो सॉल्टेशन फॉर्म में होता है. सॉल्टेशन मतलब कि फटाफट ऐसे जंपिंग फॉर्म में होता है, जल्दी जल्दी होता है. और इनके अकॉर्डिंग इवोल्यूशन जो है वो एक रैंडम और डायरेक्शनलेस प्रोसेस थी, ठीक है, रैंडम और डायरेक्शनलेस, ये शब्द उन्होंने यूज किए थे. Then Hardy-Weinberg principle, तो it is very very important. इनके according he proposed that the frequency of occurrence of alleles of a gene or a locus remains fixed and same through the generations. वो formula याद रखना है, P plus Q equals to 1. उसमें से questions directly आपको numericals भी आ सकते हैं या फिर ये भी पूछ सकते हैं Hardy-Weinberg ने क्या किया था. Then Stanley Cohen and Herbert Bayer 1972 में इन्होंने पहला recombinant DNA construct किया था. That is again very important to remember. Then Eli Lilly synthesized human insulin. फिर इकोलॉजी की शुरुआत में आपको दिया है कि रामदेव मिश्रा, ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया. देन कॉर्नेल ने एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट्स किए थे बार्नेकल्स पे, बैलेनस एंड कैथेमैलस पर. अगेन हिज एक्सपेरिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ये सब डिटेल में समझा चुकी हूं मैं अलग से क्लासेस में. देन मैक आर्थर ने रिसोर्स पार्टीशनिंग बताया था, वॉबलर्स जो अलग अलग टाइम पर खाने आते थे, तो रिसोर्स पार्टीशनिंग मतलब कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए इन्होंने अपना जो वॉबलर्स पे ऑब्जर्वेशन था वो बताया था. फिर एडवर्ड विल्सन को फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है. एंड देन अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, जिसका ग्राफ आपको दिया हुआ है कि एरिया बढ़ाने के साथ साथ स्पीशीज भी बढ़ती है, रिचनेस बढ़ती जाती है और फिर कांस्टेंट हो जाती है. इसका आपको फॉर्मूला भी याद रखना है, उसमें से डायरेक्टली पूछते हैं एस क्या होता है, जेड क्या होता है. देन पॉल एहरेज, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, कि किस तरीके से उन्होंने एक प्लेन को कंपेयर किया था एक इकोसिस्टम के साथ में. देन रॉबर्ट मे ने एक मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट दिया था कि ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है 7 मिलियन के लगभग है, ये इन्होंने रॉबर्ट मे ने दिया था. देन डेविड टिलमैन जो है, इन्होंने एक प्लॉट पे अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट्स किए थे आउटडोर प्लॉट्स पे, और इन्होंने क्या कहा था डेविड टिलमैन ने कि ऐसे प्लॉट्स जिनमें की स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा थी वो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन शो करते थे, ओके, in the total biomass. And he also showed that in his experiment increased diversity contributed to higher productivity. So ये किसने किया था, increased diversity जो है higher productivity के लिए responsible होती है. This experiment was done by David Tillman. ये David Tillman का experiment था. Alright, तो सारे ही scientists मैंने cover कर दिए हैं आप लोगों के लिए. सारे scientists उनके contributions आप लोगों को exam में directly आ सकते हैं, क्योंकि पहले भी आए हुए हैं और इसलिए अभी भी आएंगे. जैसे 23 में मैंने आपको दिखाया कि 3 क्वेश्चंस थे बच्चों, सो इसलिए एटलीस्ट जल्दी से इसको गो थ्रू कर लेना. आप लोग भले ही पीडीएफ अपनी डाउनलोड कर लेना और उसमें से भी एंड मोमेंट पे भी रिवाइज करके ही जाना इसको, ठीक है. सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू. देन जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं कि अब से रोज 4 मई तक, 4 मई तक
आप लोगों के लिए फ्री AIMT ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाले हैं डेली। और इतने बढ़िया मॉक टेस्ट हैं बिकॉज दे आर क्यूरेटेड बाय द टॉप एजुकेटर्स। और इसके अंदर आप लोगों को रियल एग्जाम लाइक एक्सपीरियंस हो जाएगा, क्योंकि 5 में अब दूर नहीं है। अब आप लोगों को अभी भी अगर आप शुरू करते हो तो रोज एक एक टेस्ट लगाना शुरू कर दो और आपको अपनी रैंक एग्जाम से पहले ही प्रिडिक्ट होके मिल जाएगी। सो दैट इज व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी लिंक मैंने आपको कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में दे दी है। फिर जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि बैच प्राइसेस अभी इस टाइम पर प्लस के जो प्राइसेस हैं वो ये चल रहे हैं, काफी कम हो चुके हैं। इस प्राइस में आपको सारे प्लस सब्सक्रिप्शंस मिल रहे हैं 1 साल के लिए। और प्लस सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि आप सारी बैचेस में पढ़ सकते हैं, सारे एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया। और क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। सो अगर आपने मन बना लिया है तो यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन इट। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इतना ही नहीं बच्चों, इतना ही नहीं, फ्लैट 40% ऑफ मिल रहा है सारे अनअकैडमी सेंटर्स पर। जेई और नीट के ऑल ओवर इंडिया जितने भी सेंटर्स है सब पर फ्लैट 40% ऑफ मिल रहा है। लेकिन ये ऑफर भी सिर्फ आज रात 12 बजे तक ही वैलिड है। सो दैट इज व्हाई डोंट फॉरगेट टू एनरोल इन ऑल दीज। और आपको सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। नीट एल्केमी के टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको वहां पर मिल जाएगी। तो क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं बच्चों, सो आप लोगों को अब अपनी तैयारी गेयर अप कर देनी चाहिए। वैसे तो आपने कर ही रखी है बहुत ज्यादा, लेकिन अब आप लोग रिवीजन रेगुलर करते रहो। टेस्ट जो मैं बता रही हूँ वो आप लोग लगाओ। और जिन बच्चों को नहीं पता है, रेगुलर प्रैक्टिस और रिवीजन मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट भी करवाती हूँ। ओके, सो आप लोग अनअकैडमी की ऐप पर जाएंगे, मेरा नाम सर्च करेंगे, वहां पर आपको मेरी प्रोफाइल मिलेगी और वहां पर फ्री लाइव क्लासेस भी होती है। मेरी प्लस बैचेस भी चलती हैं जिसके अंदर मैं बैचेस में पढ़ाती हूँ, और स्पेशल फ्री लाइव क्लासेस भी मेरी वहां पर मिल सकती है आपको। सो वहां पर भी हम पूरी धुआंधार प्रैक्टिस कर रहे हैं और रिवीजन कर रहे हैं। एंड यूट्यूब पर तो चल ही रहा है। तो बस आप लोग अपना फोकस रखिए, स्ट्रेस बिल्कुल मत रखिए और लगे रहिए तैयारी में। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। और 5 मई के दिन एक दिन पहले अच्छे से सो के जाना। ओके, पूरा दिन पूरी रात जागना मत, अदरवाइज अगले दिन पूरा सिर भारी रहेगा। ऑलराइट, सो ऑल द बेस्ट एंड स्टे स्ट्रेस फ्री फॉर एटलीस्ट 4 days। ऑलराइट, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।